गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर्स, जो क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस है, फिजिक्स की फाउंडेशन माना जाता है ये टॉपिक। तो नीट और जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस क्लास में। पूरी सीरीज वेक्टर की हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है वेक्टर और फिजिक्स में क्या यूज़ है वेक्टर का। हाँ जी, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर क्या है? तो वेक्टर को समझते हैं, कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी इज said to be vector if it satisfy the following conditions। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर आप बोल सकते हो अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है? उस क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी को आप वेक्टर बोल रहे हो तो वो क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होनी चाहिए। इट हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करनी चाहिए। ठीक है, जो लॉज हैं हमारे, हम पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर कुछ लॉज, जैसे ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। इन लॉज को वो क्वांटिटी ओबे करनी चाहिए। ठीक है, फॉलो करनी चाहिए, तभी उस क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे। इट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन के लॉ को वो ओबे करनी चाहिए। ठीक है, वो चाहे कोई भी लॉ हो, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। दीज ऑल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। इन सभी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और ये सभी क्वांटिटीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। तो इसीलिए हम इन क्वांटिटीज को वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। चलिए समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करोगे और उस लाइन के ऊपर एक एरो लगाओगे। ठीक है, लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और एरो क्या इंडिकेट करेगा? उस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सपोज एक वेक्टर मैं बना रहा हूं इस तरह से। ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर मैंने एक एरो लगाया है। ये एरो हमें क्या बता रहा है? इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमें क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड।
ये हमें मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देगा। अब वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक ये टेल जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और ये है हेड जिसको हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी किसी भी वेक्टर की उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे दो वेक्टर मैं बना रहा हूं, इन दोनों में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि वेक्टर बी की लेंथ जो है वेक्टर ए की लेंथ से ज़्यादा है, तो बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। उसी तरह से अगर दो वेक्टर की लेंथ इक्वल है तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आप ये नहीं बोल पाओगे कि वो वेक्टर इक्वल हैं या नहीं। वो कब बोल पाओगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। वो हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कि दो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपको इतना ध्यान रखना है कि एक वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है और उस लाइन के ऊपर एक एरो लगाओगे आप, एक एंड के ऊपर एक एरो लगेगा। वो एरो क्या इंडिकेट करेगा, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मींस ओरिएंटेशन को इंडिकेट करेगा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन, कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, किस ओरिएंटेशन में है, कि स्पेस में जो वेक्टर आपने बनाया है उस स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, और लेंथ क्या बताएगी, लेंथ हमें यह बताएगी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो वो 50 हमें यह बता रहा है कि वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हो उसके पैरेलल स्पेस में, आप कहीं भी लेके जा सकते हो वेक्टर को। बस कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू itself, पैरेलल टू itself। ठीक है, वेक्टर को आप उसी के पैरेलल क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो। जैसे ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं यहां से डिस्प्लेस करके यहां लेके जा सकता हूं। ठीक है, देखो ना तो इसकी लेंथ में कोई चेंज आया है, मीन्स ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, और ना ही इसकी डायरेक्शन में, एरो उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर यहां पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहां भी 45 डिग्री का एंगल वो बना रहा है किसी एक्सिस के साथ। ठीक है, ये मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप रोटेट करते हो, ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर को रोटेट करोगे अदर देन 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे अगर आप रोटेट करोगे तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज हो जाएगा, सपोज ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको नाम देता हूं, और इस वेक्टर को बच्चों मैंने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से रोटेट कर दिया, 30 डिग्री से। तो आप पूछोगे सर ये वेक्टर चेंज कैसे हुआ, देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है जितना यहां था, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इसकी डायरेक्शन ये थी ओरिएंटेशन, अब इसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेक्टर आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, वेक्टर दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों को ही चेंज कर दो।
ठीक है। तो यहां पे आपने उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया है रोटेट करके, लेकिन अगर मैं उसको 360 डिग्री रोटेट करता हूं, इस वेक्टर को अगर आप 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो मेरे को ये बताओ क्या उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आएगा? ये वेक्टर घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा। तो जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतनी वही सेम डायरेक्शन है, पहले भी वो उसी डायरेक्शन में था, अब भी उसी डायरेक्शन में है। तो देयर इज नो चेंज इन दिस वेक्टर। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इफ अ वेक्टर is rotated by an angle other than 360 degree, then it changes। तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है। 360 डिग्री के अलावा आप किसी भी एंगल पे उसको रोटेट करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। वो कैसे करोगे रिप्लेस? देखो, अगर आप किसी भी चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करने जा रहे हो, इट मींस उसके पास सेम फीचर होने चाहिए, है ना। सेम फीचर, जैसे कोई मेरे को रिप्लेस करना चाहता है तो उसके पास भी सेम फीचर होने चाहिए, सेम फेस होना चाहिए, सेम हाइट होनी चाहिए, तभी तो वो रिप्लेस कर पाएगा। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को रिप्लेस कब कर पाएगा? जब उस वेक्टर के पास सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है। तब ही उस वेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो। अ वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड, by another vector if it has same magnitude and direction। एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से आप तभी चेंज कर सकते हो जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेक्टर से रिलेटेड। अब आगे हम समझने जा रहे हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट किया था ए वेक्टर से, मैंने एक स्मॉल लेटर लिखा था ए और उसके ऊपर एक एरो लगाया था। ठीक है। तो इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले यूनिट वेक्टर समझेंगे, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है। जैसे यहाँ पे एरो लगाया है, वहां पे यूनिट वेक्टर पे क्या लगेगा, वो चीजें हमें समझनी है अभी। तो उसके बारे में समझते हैं। हाँ जी, यूनिट वेक्टर, जैसा नेम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब 1, मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन में भी एनीथिंग, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है। डायरेक्शन हम असाइन करेंगे, सपोज हमें असाइन करनी है एक्स डायरेक्शन में, तो हम उसकी डायरेक्शन असाइन कर देंगे एक्स में। इफ वी वांट टू एक्सप्रेस इन वाई डायरेक्शन में एक्सप्रेस कर देंगे उसको। जेड डायरेक्शन में करना है तो जेड डायरेक्शन में कर देंगे, या किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको क्या करना चाहते हैं? असाइन करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर इज यूज टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं। ठीक है। चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर को। अ वेक्टर having unity magnitude and having a specified direction। और डायरेक्शन को हम क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाइड डायरेक्शन कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर को? जैसे अभी मैंने ए वेक्टर लिखा था,
ए वेक्टर की डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए कैप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, ये आप मैथ में पढ़ते हो कि किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड जो हम लिखते हैं वो मॉडुलस फंक्शन से, एक्चुअली ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मींस आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए वेक्टर का आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? यूनिट वेक्टर है, और राइट हैंड साइड पे ऊपर है आपका वेक्टर ए और नीचे है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। तो यहां पे ए कैप क्या है? वेयर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्या है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए कैप, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, वो तो कंफर्म है। चाहे वो ए कैप की मैं बात करूं या बी कैप की मैं बात करूं या सी कैप की मैं बात करूं, वो तो 1 होगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है। ये तो आप फाइंड करोगे, वेक्टर आपको गिवन होगा, वेक्टर आपको कंपोनेंट्स की टर्म्स में गिवन होगा, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे, और वो मैग्नीट्यूड फाइंड किस तरह से करना है, ठीक है, वो आगे सीखेंगे, हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूं। सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हाउ विल यू फाइंड? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और ये है हमारा वाई कंपोनेंट, और ये है जेड कंपोनेंट। इन सभी कंपोनेंट का हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, और फिर ऐड करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट 14। और यूनिट जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो यूनिट न्यूटन आ जाएगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। एक बार अगर मैग्नीट्यूड निकल गया तो आप यूनिट वेक्टर भी निकाल पाओगे। जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये निकल गया, अब इसके मैग्नीट्यूड से इसको आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए कैप मिल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जाम में आया ये। इफ अ यूनिट वेक्टर जे कैप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको, ये जे कैप, आई कैप और के कैप क्या होते हैं। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो पहले ये समझ लीजिए आप कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। देखिए बनाते हैं इनको, मैं डायरेक्शंस बना रहा हूं। ठीक है, ये डायरेक्शन एक्स की है, ये वाई की और ये जेड की। ठीक है,
अब हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड में। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट मीन्स मैंने इसकी लेंथ कितनी ली है, 1 ली है। तो ये वेक्टर जो है इधर, ये क्या है, एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, और इसी तरह से वाई की डायरेक्शन में ये क्या आएगा हमारा जे कैप, और जेड की डायरेक्शन में क्या आएगा के कैप। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर क्या है, कैप है, तो वो यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो आई कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, के कैप भी यूनिट वेक्टर है, बस इन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। आई कैप एक्स के अलोंग है, वाई जे कैप आपका वाई के अलोंग है, और के कैप आपका जेड के अलोंग है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में है, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये हमें पता है। आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स, तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। और ऑर्थोगोनल का मतलब ये है तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ये, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पे आपने ये ध्यान रखना है, हेयर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स, आर दी यूनिट वेक्टर्स along x y and z axis respectively, z axis respectively। ठीक है, यहां पे x y और z एक्सिस के लॉन्ग ये तीनों वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन था। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है जे कैप, जिसको रोटेट करते हैं कितने एंगल से, थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, देन द न्यू वेक्टर विल बी। तो न्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, चलिए फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, एक्स, ये वाई और ये जेड, वेक्टर बनाते हैं हम। वेक्टर कौन सा है बच्चों, जे कैप, तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये वाई के अलोंग आएगा, वाई के अलोंग जे कैप। हाँ जी, ये हमने वेक्टर ले लिया जे कैप। अब क्या कह रहा है, इसको रोटेट करना है आपको 45 डिग्री के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने इसको किधर रोटेट करना है, उधर रोटेट करना है। उधर जब आप रोटेट करोगे इसको 45 डिग्री, तो ये वेक्टर आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी जैसे हमने केस स्टडी किया था, किसी भी वेक्टर को अगर रोटेट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आता, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई है इसकी। 45 डिग्री से हमने इसको क्या किया है, रोटेट किया है। ठीक है, 45 डिग्री से हमने इसको रोटेट कर दिया। अब इस वेक्टर के कंपोनेंट पूछ रहा है कि कंपोनेंट क्या होंगे, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, देखते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट बच्चों मैं आपको आगे सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में कि कंपोनेंट लेते किस तरह से हैं। अभी आप इतना समझिए कि जो इस वेक्टर का कंपोनेंट हम लेंगे, कंपोनेंट का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर की आप प्रोजेक्शन लेने जा रहे हो, शैडो लेने जा रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में या जेड में, कि उसकी शैडो कितनी आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका कंपोनेंट ले रहा हूं वाई डायरेक्शन में, तो इधर कंपोनेंट जो लोगे आप जे कैप का, वो कितना हो जाएगा, अब इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, तो वो कितना हो जाएगा 1 इंटू cos 45, वो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। y कंपोनेंट कितना आएगा, 1 इंटू cos 45। ठीक है, ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा कंपोनेंट आपका। cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये कितना आएगा 1/√2। अभी हमने सिर्फ स्केलर कंपोनेंट लिखा है, ये इसको हमने अभी डायरेक्शन नहीं दी है। अब x कंपोनेंट निकालते हैं, x कंपोनेंट कितना हो जाएगा,
एक्स कंपोनेंट के लिए प्रोजेक्शन आप कहाँ लोगे, एक्स एक्सिस पे लोगे। तो इस तरह से ये एक्सिस आपकी कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये कंपोनेंट आपका 1 इंटू कोस 45 है तो ये कंपोनेंट आपका क्या बन जाएगा, 1 इंटू साइन 45। यहां पे ये कंपोनेंट लोगे एक्स कंपोनेंट। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है आपका, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव आएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका -1 इंटू साइन 45 डिग्री, तो ये बनेगा -1/√2। ठीक है, अब एक वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं कंपोनेंट्स करना। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब इस वेक्टर को, जो ये यूनिट वेक्टर था, ठीक है, ये पूछ रहा है न्यू वेक्टर क्या बनेगा। तो न्यू वेक्टर क्या बनेगा, इसके कंपोनेंट्स लिख दो, तो वो कितना आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना है, -1/√2, और कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो आई कैप यूनिट वेक्टर। और वाई कंपोनेंट कितना है, 1/√2, और कितना आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, -1/√2 आई कैप और +1/√2 जे कैप। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको अभी कंपोनेंट करने नहीं आए हैं, डोंट वरी, आने वाली फ्यूचर क्लासेस में हम कंपोनेंट करना सीख लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में ये कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो मेरे को बताना पड़ा कि ये कंपोनेंट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इफ पी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन बी, अगर पी कैप कौन सी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है पी कैप को किस तरह से लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी वेक्टर को, किसी भी यूनिट वेक्टर को आपको लिखना है किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसकी डायरेक्शन में। तो यहां कौन सी डायरेक्शन में लिखना है आपको, बी की डायरेक्शन में। तो क्या करो, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही क्या बन जाएगा आपका, बी कैप बन जाएगा। और बी कैप किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी कैप के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। तो पी कैप और बी कैप आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द एक्सप्रेशन 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप इज आ। हमें चेक करना है कि ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2, और डी कह रहा है ये स्केलर है। अब देखो डी ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। ऊपर लिख रहा है क्वेश्चन में वेक्टर और नीचे कह रहा है ये स्केलर। वेक्टर स्केलर कैसे हो सकता है ना, जब ऊपर वेक्टर ही लिख रहा है, ऑप्शन स्केलर का दे रहा है वो, तो ये डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर तो एक डिफरेंट क्वांटिटीज है ना। स्केलर क्वांटिटीज तो वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज हमारी वो होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और साथ में वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हैं। ठीक है ना, अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं इसका कि कितना आएगा मैग्नीट्यूड। अभी बताया था आपको किसी भी वेक्टर का, मान लेते हैं कि ये वेक्टर कोई है, ए वेक्टर मान लो इसको, ये ए वेक्टर के इक्वल दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है और उनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है। हाँ जी, 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, और इधर 1/√2 का स्क्वायर ये भी 1/2, तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। अब आंसर आपको पता चल ही गया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर। एक वेक्टर है जिसको अगर ऐड करें
वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप so that the resultant vector is a unit vector। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनना चाहिए? यूनिट वेक्टर बनना चाहिए। कौन सी एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। हमें पता है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें पता चल गया। रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल कह रहा है? वो जे कैप के इक्वल कह रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें पता चल जाएगा। हाँ जी, रिजल्टेंट वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अप्रोच करोगे। सबसे पहले देखो, जिस वेक्टर को ऐड करने जा रहे हो आप इन दोनों वेक्टर्स में, उसको मान लो, कुछ एज्यूम कर लो कि वो कोई वेक्टर है। ए वेक्टर मान लो, आप कुछ भी नाम दे दो, बी दे दो। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं हम किसके अंदर? इन दोनों वेक्टर्स के अंदर। आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर कौन सा है हमारा? 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, और इनको जब आप ऐड करते हो तो क्वेश्चन में कह रहा है द वेक्टर दैट मस्ट बी एडिड टू दी वेक्टर सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आना चाहिए? हमारा यूनिट वेक्टर आना चाहिए वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? जे कैप के। तो आपको वो वेक्टर बताना है ये जो आपने इनके अंदर ऐड किया है। ठीक है, अब देखो यहां पे बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वेक्टर्स को आप किस तरह से ऐड करते हो और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हो। वो हम आने वाली अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है और किस तरह से आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं बच्चों, जैसे स्केलर्स को तो बड़ी आसानी से आप ऐड कर लेते हो कि हमें पता है अगर 2 में 3 ऐड करना है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 में -3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। लेकिन वेक्टर्स को आप सिंपली ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है या तो ग्राफिकल मेथड से ऐड करो। ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगाओ, पॉलीगन लॉ लगाओ, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, या फिर आप क्या करो उनके कंपोनेंट्स कर दो। जैसे यहां पे ये कंपोनेंट्स कर रखे हैं। ठीक है, ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर आपको वेक्टर गिवन है और फिर ऐड करना है तो बहुत आसान है। फिर तो ऐड करना है, फिर तो आपने क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड करना है, y कंपोनेंट में y ऐड करना है, और z कंपोनेंट में z कंपोनेंट आप ऐड करोगे। तो यहां भी क्या करना है आपको, देखो आपके लिए काम आसान कर रखा है उन्होंने, वेक्टर को एक्सपेंड करके लिख रखा है कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो बेटर है क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड जब आप करोगे तो यहां से a वेक्टर कितना हो जाएगा? हाँ जी, इधर x कंपोनेंट कितना है? 1, क्योंकि आई कैप के आगे 1 है, और इधर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 आई कैप, और इधर 6 है, इधर -3 है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 जे कैप, और इधर -7 है, इधर +2 है, तो ये कितना हो जाएगा? -5 के कैप। ठीक है, और इधर है जे कैप। तो क्या मैं इस वेक्टर को इस तरह से लिख सकता हूं, जे कैप को 0 आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 0 के कैप। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वेक्टर के पास ना तो x कंपोनेंट है ना ही z कंपोनेंट है। अब जो चीज है ही नहीं तो उसको मैं क्या मान सकता हूं? 0 मान सकता हूं। 0 आई कैप और 0 के कैप मैंने कंसीडर किया इसको। ठीक है, अब इस वेक्टर को उधर ले जाओ, तो ये वेक्टर अगर उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो ए वेक्टर यहां से कितना आ जाएगा? 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, और माइनस करोगे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है बच्चों, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट भी कुछ इस तरह से ही करोगे कि x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, y में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे, और z में से z को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, 0 - 4 तो कितना हो जाएगा? -4 आई कैप,
और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2j कैप, और 0 यहां माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 5k कैप। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई थिंक बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, -4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम यहीं से रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।